एमपी साइंसिया में स्टूडेंट्स आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो एमपी साइंसिया ने क्विक रिवीजन ऑफ साइंस इसके अंतर्गत अभी हम लोग फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसके मतलब क्या है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स चैप्टर पढ़ने हैं? पहला है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन अववर्तन विक्षेपण, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठवां में ऊर्जा के स्रोत। स्टूडेंट्स ये सभी पॉइंट्स आपको मालूम ही होंगे। तो आइए आज हम लोग फास्ट रिवीजन के अंतर्गत फिजिक्स का प्रथम लेसन, जो लेसन फर्स्ट है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, आप सभी जानते हैं प्रकाश क्या है, जैसे पिछले क्लास में चर्चा किया था। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो जब किसी वस्तु पर पड़ता है और उसे चल करके हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और इसके चलने के पथ को किरण कहते हैं, और किरण जो है हमेशा ही समूह में चलती है। प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। उसको क्या कहते हैं? सोचिए क्या कहते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा। उसको कहते हैं प्रतिदीप्त पिंड या प्रतिदीप्त वस्तुएं। जैसे कि सूर्य प्रतिदीप्त हैं, जो तारे हैं वो प्रतिदीप्त हैं, लेकिन क्या चांद प्रतिदीप्त पिंड है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे प्रकाश मिलता है। सूर्य जो है पृथ्वी के लिए सबसे बड़े मतलब कि प्रकाश के स्रोत हैं। इनसे प्रकाश किरण जो है चलकर हम तक पहुंचती है और पृथ्वी पर इतना उजियारा फैलाती है जिसे हम लोग देख पाते हैं। तो अब हमें यह जानना है कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ करके, किसी कण पर पड़ करके वो अवशोषित करता है और फिर उसे बिखेर देता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको कहते हैं प्रकीर्णन। तो वो जब किसी वस्तु कण पर पड़ करके प्रकाश किरण को लौटा देगा तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हमें जानना है कि जो ये प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, और किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो जो किरण पुंज होता है स्टूडेंट्स, उसके प्रकार को जानना है। तो कई तरीका से चल सकता है। देखिए, तो यदि प्रकाश किरणें इस प्रकार से चले एक दूसरे के समानांतर, इसको क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज। बिल्कुल सही आपने सोचा। यदि इस तरह से चले तो उसको क्या कहेंगे? वो आकर यदि एक बिंदु पर मिलती हो तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। और जब प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई चली जाए तो उसको क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी में आकर मिलेगा और अपसारी में फैलेगा। तो इस प्रकार से किरण पुंज के प्रकार हुए। अब हमें जानना है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे, जैसे ये दीवार है, प्रकाश किरण जो है आर पार नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। ये क्या है? अपारदर्शी है कि नहीं? बिल्कुल सही, ये अपारदर्शी है। इसी प्रकार से प्रकाश किरण जब आर पार चली जाएगी, जैसे कि हवा है, हवा के माध्यम से, हवा जो है, हवा के जो कण है पारदर्शी होते हैं, तो इस प्रकाश जो है आर पर चल जाता है, तो उसको हम कहते हैं पारदर्शी। स्वच्छ जल पारदर्शी हुआ। एक होता है पारभासी। किसको कहेंगे? पारभासी, जिनसे प्रकाश अंशतः आ जाए, जैसे आंख की पलक और तेल लगा हुआ कागज, कुहासा धुंध हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये स्टूडेंट्स हो गया। अब हम लोग को जानना है कि जब प्रकाश किरण जो है, जो चैप्टर का हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण जो है किसी सतह से टकरा करके वापस लौट जाए
तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें अभिलंब होता नहीं है, एक अभिलंब डालते हैं हम। तो प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? हाँ, 2 नियम है। कौन कौन नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम लोग को जानना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कोई आप मतलब कि दर्पण ले लीजिए। दर्पण क्या है? दर्पण वह चिकना सतह होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका एक भाग जो होता है पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, और दूसरा जो सतह है वो कलई किया हुआ रहता है। तो इसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। देखिए ये दर्पण है जिसका उपयोग हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण हमारे चेहरा से इस पर पड़ती है तो इसके अंदर में ये एक बिंब का काम बिंब हुआ, और इसके अंदर जो ये बन रहा है वो प्रतिबिंब हुआ। तो फिर हम उसको परिभाषित कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से उसको हम परिभाषित करेंगे। जब यहां पर हम देखते हैं कि ये देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रतिबिंब को जानने से पहले थोड़ा सा दर्पण के बारे में जान लेते हैं और उसके प्रकार को। यदि मान लीजिए कि यदि इस तरह से कोई एक खोखला गोलीय कांच हो, और खोखला गोलीय कांच को यदि आप बीच से काट देते हैं तो इस तरह की जो रचना मिलती है, और उसके पिछले भाग में कलई कर देते हैं, तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये दर्पण कौन सा होगा? इसका परावर्तन सतह कैसा है? धंसा हुआ है। तो क्या होगा? ये अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक ना। और यदि यही मान लीजिए कि इसको हम भीतर से पेंटिंग कर दें, कलई कर दें, तो परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। और यदि इसको हम सीधा कर दे, गर्म करके सीधा कर दे, इस तरह से प्लेन हो परावर्तक सतह, तो उसको हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें जो है दर्पण प्राप्त होते हैं। अब हमें इसके दर्पण के विभिन्न पदों को जानना है, लेकिन इससे पहले आइए अवतल दर्पण के मुख्य बातों को जान लें। जो दर्पण होता है किसी खोखले गोलीय कांच का भाग होता है, तो इसका जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र दर्पण के बीच बिंदु को क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव। इसको मिलाने वाली रेखा कहते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर कोई हम एक बिंब रखते हैं, बिंब मतलब कि वस्तु, तो वस्तु ओए रखे, तो इसका यहां से जब प्रकाश किरण चलती है इस वस्तु से, तो अनंत प्रकाश किरण चलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कम से कम 2-3 खींच करके। तो एक किरण ये चली, कहां से लौटेगी? जो समानांतर चलती है ना वो लौटती है इसके एफ से, और जो इसके वक्रता के अंदर सी से होकर चलेगी तो वह जो है सी पर ही लौट जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट दोनों परावर्तित किरणें, ऐसे तो अनंत आती है किरणें, लेकिन कम से कम 2 में होना चाहिए। दोनों परावर्तित किरणें जहां पर काट रही है ना, वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आईबी। तब हम इसको प्रतिबिंब को परिभाषित कैसे करेंगे? ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, उत्तल दर्पण में भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बिंब रखे हैं, वस्तु रखे हैं, और इससे प्रकाश से चली तो ये परावर्तित हुई, लगता है कि एक बिंदु एफ से निकल रही है, और यहाँ से एक किरण खींचे जो कि सी पर जाकर के सी पर से लौट जा रही है। तो इस प्रकार से दोनों यहाँ पे काट रही है, परिवर्तन के बाद में काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बना आईबी। इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब है कि प्रतिबिंब कितने तरह के हैं? तो प्रतिबिंब 2 तरह के हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा उल्टा बनता है, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि सीधा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये जो है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक ना। और इसमें यह है कि डॉट रेखा द्वारा दर्शाते हैं, ये सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में यह अंतर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का पूछ भी चुका है। अब हम लोग को ये देखना है कि किस प्रकार से हम जो है विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाएंगे। पहले देख लेते हैं समतल दर्पण में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या बताया? हमने बताया कम से कम आपको 2 परावर्तित किरणों को काटना होगा या काटते हुए प्रतीत करना होगा, तब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में।
तो समतल दर्पण के सामने एक हम वस्तु को रख दीजिए, ये वस्तु है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये इससे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो ये जब लंब पे आ रही है तो उसी पे ये लौट जा रही है। इसको हम थोड़ा डॉट लाइन से नीचे बढ़ा दिए। अब एक किरण इधर आ रही है और यहां से ये लौट रही है, तो इसको हम मिलाएंगे ऐसे डॉट लाइन करके कि कहां पे काट रही है, लगता है कि यहां से निकल रही है और ये लगता है कि यहां से निकल रही है, तो दोनों यहां पे काट रही है, तो यहीं पे जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये ओ हो गया, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ये आई हो गया मतलब इमेज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं समतल दर्पण में कि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसी के साइज का प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अपना चेहरा भी देख सकते हैं, हाथ वैसे करते हैं, लगता है कि बायां हाथ हिलाएंगे ना तो दायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होगा, इस तरह से महसूस होता है। तो ऐसा समतल दर्पण में होता है। ये विशेषता है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कि पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जितना वस्तु दूरी है यहां से लेकर के दर्पण से लेकर के वस्तु तक की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, और दर्पण से लेकर के प्रतिबिंब जहां बना हुआ है वहां तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो ये वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो ये समतल दर्पण प्रतिबिंब बनना दिखा दिए। अब हम लोग को देखना है कि जो है उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा और अवतल में कैसे बनेगा। तो उत्तल में प्रतिबिंब बनाने के लिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम एक दर्पण खींच दिए, उत्तल दर्पण हो गया। अब यहां से किसी वस्तु को हम रख दिया, यहां से समानांतर प्रकाश किरण चलेगी, कहां से गुजरेगी, ये जो लगता है कि एफ से होकर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, और एक किरण जो है सी पर होकर जाएगी, लगता है कि सी से होकर निकल ये जा रही है, यहां से लौट रही है, तो दोनों किरण यहाँ पर कट रही है, यहाँ पे इसका आई बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब बना ना हमेशा वस्तु से छोटा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग, ये उत्तल दर्पण है, कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है और उसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिससे कि ड्राइवर को पीछे से आ रही वाहनों को देखने में और साइड देने में सुविधा होती है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अवतल में विभिन्न स्थितियों पर अलग अलग रखने पर अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। जैसे अनंत पर रखे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, और फोकस पर कहां बनेगा, अनंत पर। सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। आइए कोई एक बना के देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो है ये कौन दर्पण है, अवतल है। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका क्या हो गया पी, यहां पर क्या है सी। आप किसी वस्तु को रखे यहां पर रख रहे हैं, प्रश्न में दिया हुआ है कि इधर क्या है, अनंत है। अनंत और सी के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, अवतल दर्पण में रखे हैं तो स्टूडेंट ऐसा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे एक समानांतर किरण ले जाएंगे, वो समानांतर किरण जब जाते हैं तो कहां से गुजरती है, एफ से, तो एफ से इसको गुजार देंगे, एफ से लौट गई। अब एक किरण कहां से ले जाएंगे, इसके सी से ले जाएंगे। तो जब स्टूडेंट सी से ले जाएंगे तो सी पर आती किरण कहां से लौटती है, सी पर ही लौटती है, यहां से ही लौट जाएगी। अब दोनों ये कहां पर काटा, यहाँ पे कटिंग कर रहा है, दोनों ये लौटती किरण काट रही है, यहाँ पे आई भी बन गया। मतलब कि जब अवतल दर्पण में अनंत और सी के बीच में किसी वस्तु को हम रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, ठीक ना, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ अवतल और प्रतिबिंब का बनना। अब हमें कुछ बातों को जानना था, चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि यदि ये दर्पण का ध्रुव है, वहां से लेके एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहां से पी से लेकर आई तक क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, और पी से लेकर सी तक क्या कहते हैं, उसका वक्रता त्रिज्या आर। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है कि एफ बराबर आर बाई टू। जो अवतल दर्पण है उसमें एफ बराबर आर बाई टू हम लोग सिद्ध करके चेक करेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले एक फिगर बनाएंगे। इसको देख लेते हैं फिगर कैसे बनाएंगे। ये हुआ आपका फिगर, ये हुआ कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हम लोग क्या सिद्ध करना है, ए बराबर आर बाई टू सिद्ध करना है, ए बराबर आर बाई टू सिद्ध करना है। तो यहां से हमने एक मुख्य अक्ष इसका खींच लिया, पी है। इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित हो रही है, तो समानांतर किरण आपतित हुई तो कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, तो एफ से गुजर रही है। अब यहां से एक अभिलंब हो यहाँ पे खींच लेंगे बीच से, तो यहाँ पे कोण 1 बन रहा है, यहाँ पे कोण 2 बन रहा है, ठीक है ना, इसको कोण 3 मान लेंगे। तो अब आप ही बताइए कि ये आपतित किरण परावर्तित किरण प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट समीकरण कैसे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से।
परावर्तन के नियम से, 1 बराबर 2 आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों समानांतर किरण है और ये प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे काट रही है, तो अंत एकांतर कोण 1 बराबर क्या होगा 3, कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण 2 हो गया। कैसे? अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से हो गया। अब 1 और 2 से क्या देखते हैं कि दोनों का एलएचएस क्या है बराबर है, तो आरएचएस क्या होगा बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 3। तो जब 2 और 3 बराबर हो गया तो त्रिभुज आप मान लेते हैं एम मान लेते हैं इस पॉइंट को, एम सी एफ में कोण 2 बराबर क्या हो गया कोण 3 हो गया। तो कैसा त्रिभुज हो गया? जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो उसको कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु। तो जब त्रिभुज कैसा हो गया? त्रिभुज एम सी एफ समद्विबाहु है, और जब समद्विबाहु है तो उसकी दो कोण बराबर है, तो 2 भुजा भी बराबर होगा। तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो 3 के सामने है एम एफ है और 2 के सामने क्या है सी एफ त्रिभुज है, अतः एम एफ बराबर सी एफ। अब एम एफ और सी एफ बराबर हो गया। जब द्वारक छोटा हो तो, द्वारक छोटा हो तो क्या हो जाएगा? एम एफ पी एफ के संपाती हो जाएगा, एम एफ बराबर पी एफ। अब इस एम एफ की जगह पर क्या करेंगे? पी एफ के वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी पी एफ बराबर सी एफ। अब सी एफ को तोड़ देंगे, तो सी एफ को तोड़ेंगे तो पीसी माइनस पी एफ, पीसी माइनस पी एफ। अब इसको हम इधर लाएंगे और पी एफ प्लस पी एफ बराबर पीसी। तो पी एफ कितना हुआ? 2 पी एफ हुआ, और 2 पी एफ बराबर पीसी। तो पी एफ क्या है? यहां पे 2 पी एफ बराबर पीसी आ गया, ठीक ना। तो 2 पी एफ क्या है? पी से लेके एफ तक को फोकस भी करते हैं, एफ हो गया, पीसी क्या है आर, इसलिए एफ बराबर आर बाई 2 हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे। अब हम लोग करना क्या है कि तीनों दर्पणों के बारे में जाएंगे, तीनों दर्पणों की पहचान करना है आपको, छू करके और बिना छुए करना है। तो आप तीनों दर्पणों को, आपको दिया गया तीनों दर्पण, आप उसको छू कर कैसे पहचानिएगा मालूम है? तीनों दर्पणों को हम ले लेंगे, बारी बारी छुएंगे, टच करेंगे। इसको टच करें तो समतल, इसका परावर्तक सतह जो है इधर कलई किया हुआ है, ये परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह समतल प्रतीत हो रहा है, प्लेन प्रतीत हो रहा है। तो कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। अब दर्पणों को ले लिए और दूसरे दर्पणों को लेंगे, ये इन बातों को लिखना पड़ेगा, और लेकर के उसके परावर्तक सतह को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। यदि परावर्तक सतह उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है तो ये जो है कौन होगा? उत्तल दर्पण होगा। ये इसका कलई, ये भाग कलई है, इधर इसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह उभरा हुआ है इसलिए यह उत्तल है। और एक दर्पण ये है, अगला दर्पण को लेंगे, हम टच करेंगे, छुएंगे, ये धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है, ये परावर्तक सतह है, इधर कलई है। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इस प्रकार से तीनों दर्पणों को हम बारी बारी से छुएंगे और उसकी हम पहचान कर लेंगे। यदि उभरा हुआ है तो उत्तल, और धंसा हुआ परावर्तक सतह है तो अवतल, और प्लेन महसूस परावर्तक सतह है तो समतल दर्पण होगा। अब है कि अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 दर्पण दिए गए हैं और 3 दर्पणों को बिना छुए की पहचान करना, तो कैसे कीजिएगा? तो बिना छुए पहचान करना होगा स्टूडेंट्स ना। तो हम दर्पणों को लेंगे, तीनों दर्पणों को बारी बारी से लेकर के, और उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। जैसे अपने चेहरे का ही बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे पीछे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि चेहरा कभी बड़ा ही बन रहा है, कभी छोटा भी बन रहा है। तो यदि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा या विभिन्न स्थितियों में अलग अलग, जैसे बड़ा ही बन जाए, छोटा ही बन जाए, तो वो होता है अवतल दर्पण। और दूसरा यदि दर्पण हम लेंगे और इसमें अपना चेहरा का प्रतिबिंब बनाएंगे, तो देख रहे हैं आगे पीछे कर रहे हैं, तो इसमें प्रतिबिंब देखिए हमेशा ही क्या हो रहा है? छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमेशा ही छोटा बने, उत्तल दर्पण होगा। और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा तो वह जो है समतल दर्पण होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है दर्पण का हम स्टडी कर लेंगे। अब जो इसमें आगे स्टडी करना हम लोग को है कि किस प्रकार से जो दर्पण एक सूत्र होता है उसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या है ये पूछ चुका है। तो दर्पण सूत्र स्टूडेंट्स होता है 1/f = 1/v + 1/u। f क्या है?
फोकस दूरी, भी क्या है प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है वस्तु दूरी। तो किसी भी दर्पण में यहाँ पर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम और वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है वह प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के प्रतिबिंब दूरी के योगफल के बराबर है। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। आइए अब हम उसको सिद्ध करते हैं दर्पण में। तो सिद्ध करेंगे उसमें क्या करना होगा, हम लोग को एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। अब ये फिगर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, मुख्य अक्ष खींच लेंगे, इसमें किसी वस्तु को रख देंगे, यहां से समानांतर ले जाएंगे, कहां से गुजरेगा एफ से गुजरेगा और एक लाएंगे सी पर लाएंगे, जो सी पे ही वापस लौट जाएगा। इस प्रकार से आई प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है आई बी। हम लोग को स्टूडेंट्स करना क्या होगा, ये ओ वस्तु है, इसको ऐसे मिला लेंगे, यहाँ पर एक आयताकार भाग बन जाएगा। एम मान सकते हैं, इसको पी इसको जो है एम डैश मान सकते हैं, या कोई एक क्यू मान लीजिए, यहाँ पर जो है पी मान लीजिए। तो ये हमारा रचना हो गया। अब इसके अनुसार हमें जो है सिद्ध कर लेना है, संबंध स्थापित कर लेना है। कैसे संबंध स्थापित करेंगे, देखिए त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या करेंगे, ओ ए सी और सी आई बी समरूप है कि नहीं है। समरूप है तो समरूप होता है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। इन दोनों को निकाल लेंगे हम। और कौन दो त्रिभुज समरूप है, तो एम क्यू एफ और आई एफ बी ये समरूप है, तो इन दोनों त्रिभुजों में को हम अनुपातिक कर लेंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, अनुपातिक करके उसके हम मान को निकालेंगे, बस आ जाएगा। तो अनुपातिक करते हैं तो त्रिभुज ए ओ सी और समरूप त्रिभुज आई बी सी है। तो संगत भुजा अनुपातिक करेंगे। तो यदि हम लिखते हैं ओ ए बटा में ओ ए लिखे तो क्या लिखेंगे, इसका आई बी, ओ ए बटा में आई बी बराबर इसका ओ सी लिखेंगे, इसका होगा आई सी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ओ ए बटा आई बी बराबर ओ सी बटा आई सी को तोड़ लेंगे तो पीसी माइनस पी आई हो जाएगा, पीसी माइनस पी आई। इसी प्रकार से ये फर्स्ट समीकरण हुआ स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से इस त्रिभुज को हम समरूप करके अनुपातिक करेंगे भुजा को और मान को रखेंगे, आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम उसको भी समरूप करेंगे और समरूप करके उसको भुजा अनुपातिक करेंगे। अनुपातिक जब करेंगे तो वो समीकरण 2 हो जाएगा और समीकरण 1 और 2 को एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, उसको बराबर करके और उसके मान को रखेंगे तो और ईवीएफ से भाग देंगे गुणा करके, तो आ जाएगा 1/a बराबर 1 में v प्लस 1 में u। अब स्टूडेंट इस तरह से आवर्धन को सिद्ध करना है। आवर्धन किससे करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और विभिन्न दर्पणों का उपयोग पढ़ना है। तो आज के अंक में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों का शेयर भी, ताकि अधिक से अधिक जो इससे लाभान्वित हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।